नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत लेकिन उससे पहले बड़ी खबर पे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन है। आज सदन में प्रदेश के बजट पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में विपक्ष भी तैयार है। बजट पर गठित कमेटियां आज अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगी। 16 मार्च तक बजट पर चर्चा की जाएगी और 22 मार्च को सत्र का समापन होगा। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के तो सीधे रुख करते हैं विधानसभा की कार्यवाही जो इस वक्त शुरू हो गई है। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री सत्यप्रकाश जरावता जी। 1553। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो सवाल आदरणीय विधायक ने पूछा है उसका पहले जो प्रश्न है कै भाग वो हाँ में है और प्रपोजल है और 7.73 एकड़ पर ओपीडी, इंडोर, प्राइवेट रूम्स, इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर, सभी तरह की फैसिलिटीज़ के साथ 400 बेडेड हॉस्पिटल बन जाएगा और लगभग इसमें 3 साल लगने की संभावना है। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि 3 साल का टाइम इसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा बताया गया है। पिछले 2 साल से स्वास्थ्य सेवाओं में गुरुग्राम जिला पूर्णतः प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर निर्भर हो गया है। एक हॉस्पिटल है सरकारी जो सेक्टर 9 में है, वो इतना पूरे गुरुग्राम का लोड ले नहीं पाता और प्राइवेट जो हॉस्पिटल है बड़े बड़े, चाहे आर्टिमिस है, मैदांता है, मैक्स है, फोर्टिस है, इनके पास गरीब आदमी के पास जाने के लिए इतने पैसे नहीं है। वहाँ सिर्फ बड़े लोग, अमीर लोग ही अपना इलाज करा पाते। आपने तो पंचकुला में माननीय स्पीकर महोदय अपने यहाँ ठीक करा दिया, लोगों के पैसे भी दिला दिए वापिस, लेकिन गुरुग्राम में तो ऐसा नहीं हो पा रहा। मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि आयुष्मान में भी ये मना करते हैं और जो सेंट्रल कार्ड है उसमें भी मना करते हैं प्राइवेट वाले, तो गरीब आदमी कहाँ जाए। इसके साथ हमारे लगते हुए चाहे हमारे तब तक उनको सख्ती से या तो कहा जाए, क्योंकि दिक्कत सबसे ज़्यादा ये हो रही है कि 3 साल का टाइम अभी और लगेगा और गुरुग्राम के चारों तरफ जिले की पूरा लोड गुरुग्राम पे है। विधायक महोदय की चिंता ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए ये सेक्टर 9 नहीं, सेक्टर 10 में इस वक्त भी सिविल हॉस्पिटल चल रहा है और उसमें अधिकतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जहां तक जो ओल्ड बिल्डिंग है वो कंडेम घोषित हो चुकी है, उसको पीडब्ल्यूडी विभाग डिसमेंटल कर रहा है। उसके बाद उसकी ड्राइंग जो है वो आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चर जो है वो बना रहा है और उसके बाद वो ड्राइंग जैसे ही अप्रूव्ड होगी तो उसका रफ कॉस्ट एस्टीमेट बनाकर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देकर, क्योंकि ये सारा काम इस समय में होना है तो इसलिए मैंने 3 साल का समय संभावित आपको बताया है। तो मैं समझता हूं कि और भी जितना जल्दी हो सकेगा हम ये हॉस्पिटल बनाएंगे। माननीय स्पीकर महोदय, वो 9-10 का चौक है, चाहे 9 में हो 10 में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि हॉस्पिटल एक है और वहां पर इतना लोड है, लोग परेशान रहते, इतने पैसे नहीं होते। एक तो मेरा आपसे माननीय स्पीकर महोदय अनुरोध है कि इनके 2 साल की जो प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं इनके बिल की जांच करा ली जाए, कितने गरीबों का किया है। और दूसरा ये है कि वहां पर उनको निर्देश दे ताकि इस आयुष्मान और जरावता जी, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है कि जांच क्या करानी है, किस चीज की करानी है, लेकिन मंत्री जी ने आपको आश्वासन दे दिया कि माननीय स्पीकर महोदय, मेरा एक है, जब तक पटौदी में है एक हॉस्पिटल, उसमें आईसीयू और वेंटिलेशन शुरू करा दी जाए, उसको अपग्रेड करा दिया जाए, वहां बिल्डिंग भी है ताकि दिक्कत तो ना हो हमें। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो पटौदी का सुझाव है इसको एग्जामिन करवा लेंगे। अगर कुछ ऐसा संभव हुआ तो उसमें भी प्रयास कर लेंगे। और जहां तक आदरणीय विधायक जी ने ये कहा कि लोड है, तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, इसलिए लोग सिविल हॉस्पिटल में आना शुरू हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है हमारी। जो श्रीमती शैली चौधरी जी।
चलिए श्री प्रदीप चौधरी जी। 65। नहीं श्रीमान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताएंगे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन सदस्यों की आने वाले समय में कोई पेंशन बढ़ाने की योजना है? और जैसा कि इन्होंने ये जवाब दिया कि सरपंचों को पेंशन लगाई गई है, उन्हें पेंशन दी जा रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि कालका विधानसभा क्षेत्र के पिछले जो 13 महीने जो सरपंच जिन्होंने चार्ज छोड़ रखा है, उनको पेंशन अभी तक नहीं दी गई, जबकि पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सरपंचों के खाते में पेंशन जा चुकी है। इसका क्या कारण है? माननीय सदस्य से मैं ये बताना चाहूँगा उनको, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, कि जो इनका पहला क्वेश्चन था उसमें ये पॉलिसी में नहीं आते जो मेंबर पंचायत होते हैं। इसमें जो पॉलिसी के तहत पेंशन में हमारे भूतपूर्व प्रधान जिला परिषद आते हैं, भूतपूर्व उप प्रधान जिला परिषद आते हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष पंचायत समिति आते हैं, उपाध्यक्ष पंचायत समिति आते हैं और भूतपूर्व सरपंच आते हैं। और जो आपने पेंशन की बात कही, जिन्होंने आवेदन किया है, इसके लिए आवेदन करना होता है, जिन्होंने आवेदन किया हुआ है उन सभी सरपंचों को और जो भी पदाधिकारी हैं रहे हैं टैक्स हैं, उनको पेंशन दी जा रही है। अगर किसी को पेंशन नहीं मिली है तो वे आवेदन करें, उनको दिलाने का काम किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मंत्री जी को, जो उपाध्यक्ष वाइस चेयर थे ब्लॉक समितियों के और सरपंचों को हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र में पिंजौर ब्लॉक, रैपरानी ब्लॉक और मोरनी ब्लॉक में किसी को पेंशन नहीं मिली। नहीं, देखिए इसको फिर भी हम एग्जामिन करवा लेते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो एक बार अगर उन्होंने आवेदन नहीं किया, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ कि आवेदन करवा दीजिए, उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। श्री चिरंजीव राव जी। 1571। हाँ श्रीमान जी, वैकल्पिक भूखंडों के आवंटन के संबंध में नीति को बदलने उपरांत परिचालित पत्र संख्या 1949 27 दिनांक 15/11/21 के माध्यम से जारी किया गया है। यह नीति पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं है, लेकिन केवल उन आवंटियों पर लागू होती है जिनके मामले अंतिम रूप तक नहीं पहुँचे हैं। यह नीति माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के CWP संख्या 21830 अब 2020 में अजीत सिंह बनाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य के शीर्ष के निर्णय के आधार पर है। अध्यक्ष जी, आपको बताना चाहूँगा कि HSVP की पॉलिसी थी 18 फरवरी 2013 में। उसमें ये था, पॉलिसी के तहत ओरिजिनल अलॉटी जो हैं और री अलॉटी को दोनों को प्लॉट अगर नहीं मिल पा रहा है तो दोनों को अलॉट होगा। पर जैसा मंत्री जी ने बताया कि 15/11/2021 को पॉलिसी के अंदर चेंज हुआ, उसके अंदर अलॉटी को तो मिलेगा पर री अलॉटी को प्लॉट एडजस्ट नहीं होगा। तो मेरा ये है कि अगर पॉलिसी के अंदर चेंज भी हुआ है तो आने वाले जो 15/11/2021 के बाद जिनको री अलॉट हुए उनको प्लॉट ना मिले वो तो बात बनती है, पर उससे पहले जिन्होंने प्लॉट आवेदन किया हुआ है उनको तो ये कम से कम मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उड्डा में जब कोई प्लॉट अप्लाई करता था और उस प्लॉट का साइज गलत था या उसका अवेलेबल नहीं था, ओरिजिनल अलॉटी को उसके बदले में प्लॉट लेने का अधिकार था। लेकिन जब उसने किसी को प्लॉट बेच दिया, खरीदने वाले को पता है कि ये प्लॉट छोटा है, ये टेढ़ा है या ऐसे हालात में है, और आमतौर पर हुआ कि प्रॉपर्टी डीलर ये धंधा करने लग गए, और इसलिए ये किया है कि जो असली अलॉटी है उसको प्लॉट देने का अधिकार दिया गया इस चिट्ठी के माध्यम से, और जिसने बेच दिया उसी खरीदने वाले ने उसी पोजीशन में खरीदा है। तो इसलिए इस पत्र के माध्यम से कहा है कि जो बाद जिसने रीसेल वाले हैं उनको ये अधिकार नहीं दिया गया, और कोर्ट से भी इसकी सहमति है। मेरा ये है कि भाई कोई भी कानून अगर बनता है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो आने वाले प्लॉटीज के लिए होता है, पर ये पुराने जिनके प्लॉट हैं जिनको रीअलॉटमेंट मिल रही है उनके ऊपर इसका इफेक्ट क्यों आ रहा है? देखिए, वो बता रहे हैं ना कोई कोर्ट का मामला, कोर्ट के अंदर भी जो ये लोग गए हैं उसमें कोर्ट ने भी यही कहा है कि भाई इन्होंने अपना जो पक्ष है सरकार ने पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं रखा है। तो कोर्ट की जो इनकी वो आई है उसके अंदर भी यही जवाब आया कोर्ट की तरफ से। फिर तो सरकार के अगेंस्ट जाना चाहिए। अगर इन्होंने पक्ष नहीं ठीक रखा, इनके हक में कैसे चला गया?
नहीं, कोर्ट ने ये कहा है कि इन्होंने अपनी जो बात है एचएसवीपी ने ठीक तरह से नहीं रखी, इस वजह से उनकी जो पिटीशन है वो खारिज हो गई थी। कोर्ट ने ये कहा है कि इन्होंने जो ठीक तरह से नहीं रखा, इस वजह से वो खारिज हो गई। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इनको समझाया है कि कोई रीसेल में लेता है तो उसको पता होता है ये जो प्लॉट 500 गज की बजाय 400 गज का है, ये टेढ़ा है, इसमें ये कमी है, तो रास्ता नहीं है या कोई भी कमी है, तो उसको कोई उस जो ओरिजिनलिटी वाला अधिकार उसको नहीं दिया जा सकता। यही इस पत्र के माध्यम से क्लेरिफाई किया है और यह न्यायोचित भी है। राव दान सिंह जी। 1610। सर, आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं जब हरियाणा बना था उन 7 जिलों में से महेंद्रगढ़ एक था, और उस समय से लेके आज तक हमारी मांग या तो बाईपास की रही है या एक रिंग रोड की रही है। ये 5 कस्बों को जोड़ता है, एक तरफ से दादरी, नारनौल, सतनाली, महेंद्रगढ़ और अटेली। इसमें से कहीं भी आपको एक फ्लाईओवर के अलावा जाने का कोई रास्ता नहीं है। आने वाले समय के अंदर 158B और D152 जो नेशनल हाईवे निकले हैं उनका प्रेशर भी वहां पर रहेगा, और शहर की कहीं भी एक्सपेंशन नजर नहीं आती। जब नांगल सिरोही जैसे गांव को बाईपास दिया जा सकता है तो महेंद्रगढ़ को रिंग रोड या बाईपास देने में क्या दिक्कत है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने खुद 2 नए नेशनल हाईवेज जो आज के दिन वहां पर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उनके बारे में बताया है, जिसका कनेक्शन नारनौल से सीधा दादरी है, और अधिकतम जो हैवी ट्रैफिक है वो रेवाड़ी रोड का भी जो आज दादरी जाता है वो भी डाइवर्ट हो जाएगा, नारनौल का भी जो सीधा दादरी जाता है वो डाइवर्ट हो जाएगा। उसमें बड़े व्हीकल्स की किलोमीटर भी कम होंगी और स्पीड भी तेज होगी। जहाँ तक बाईपास की बात है, बिल्कुल 9 तारीख को माननीय केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी पंचगांव में आए थे। वहाँ पर हमने उनके आगे एक प्रपोजल रखा, जो पिछले सवाल पे आज से हफ्ता पहले माननीय सदस्य को भी मैंने कहा था कि हमने एक स्टेट की तरफ से प्रपोजल भेजा है कि हिसार, तोशाम, बारडा, सतनाली, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और रेवाड़ी से जो तावड़ू आज नेशनल हाईवे बन रहा है उसको कनेक्टिविटी KMP तक की दी जाए। और माननीय गडकरी जी ने 9 तारीख उसको प्रपोजल को अनाउंस भी कर दिया और उसकी DPR के लिए भी उसी दिन अधिकारियों को आदेश दे दिया। और जिस दिन ये एक नया प्रपोज्ड हाईवे बन जाएगा, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि 5 जंक्शन शहरों का वहां बनता है, ऑटोमेटिकली हैवी लोड भी उससे डाइवर्ट हो जाएगा। साथ में क्योंकि सतनाली से जब पहाड़ी से हम उतरेंगे और महेंद्रगढ़ को वो नया प्रपोज्ड नेशनल हाईवे क्रॉस करेगा तो ऑटोमेटिकली है उसके लिए एक्विजिशन भी होगी और नया बाईपास भी उसके अंदर प्रस्तावित। जहाँ तक रिंग रोड की बात है, आज के दिन कोई भी सर्कुलर रोड महेंद्रगढ़ के चारों तरफ घूमे, इसका कोई प्रपोजल नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी 7-8 किलोमीटर के फासले पर है और महेंद्रगढ़ की म्यूनिसिपल लिमिट को भी अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। अगर कोई भी बाईपास या रिंग रोड देते हैं तो उससे लोगों को जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको आगे एक्सपेंड करने का एक अवसर मिल जाएगा। मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि जब भी आप कंसीडर करें इसके बाईपास या रिंग रोड को निश्चित तौर पर करें। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल NHAI जब DPR बनाएगी उसके अंदर फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि किस तरफ से बाईपास आएगा, पाली की तरफ से आएगा या दूसरी तरफ से शहर के आएगा। रेवाड़ी रोड को कनेक्ट करने के लिए आधे शहर की पेरिफेरी को जरूर NHAI कंसिडर करेगी। एट द टाइम भी कहाँ से आएगा ये कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार का टेकअप करने का प्रोजेक्ट है। श्रीधर बना रहा है तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। नेशनल सतनाली रोड से जब रेवाड़ी रोड को उसको करीना को जोड़ोगे तो बाईपास तो अपने आप ही बन जाएगा, बार बार बनवा लेना उसको। श्री धर्म सिंह चोकर जी। ये तो लैंड एक्विजिशन हो जाएगी। 1489 यस सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विधायक जी ने स्मालखा की जो लिमिट है उसको एक्सटेंशन के बारे में पूछा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है और इसमें 4 गांव एक्सटेंड होने हैं। वो 4 गांव जो हैं पट्टी कल्याणा, पावती,
किवाना और मनाना। और इसकी जो प्रपोजल है वो अंडर कंसिडरेशन है। डीसी पानीपत के माध्यम से उनके अंडर एक कमेटी बनी है, उसमें एडीसी भी होंगे और टाउन प्लानिंग वाले भी होंगे। और 9 और 10 मार्च को वहाँ बीडीपीओ ने मीटिंग भी वहाँ की पंचायत की बुलाई है। तो जैसे ही वो अपना जो रिजोल्यूशन है उसको पास करेंगे और जैसे ही डीसी साहब अपनी रिपोर्ट को यहाँ भेजेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका ये काम पूरा हो जाएगा। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अवगत कराना चाहूँगा, सीएम अनाउंसमेंट की बात करना चाहूँगा। सीएम अनाउंसमेंट एक 10105 2015 में कुछ सीएम अनाउंसमेंट थी जो वो कार्य अब तक अधूरे पड़े 7 साल हो गए। एक तो उसके बारे में ध्यान देना चाहूँगा मंत्री जी आपका। दूसरा, एक सीएम अनाउंसमेंट है 24774 जिसमें ये सीएम अनाउंसमेंट में एक्सटेंड लिमिट का ही जिक्र है, लेकिन इसमें सीएम साहब 5 करोड़ रुपए सैंक्शन करके गए थे और उसमें जो यहाँ से 5 करोड़ के जो कार्य दिए गए हैं वो नीचे से रिकमेंड होकर डायरेक्टर एसीएस और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब से अप्रूव हो चुके हैं। ये कॉपी मेरे पास है। ये 28/17/8/2020 को जो काम यहाँ से अप्रूवल हुए थे चीफ मिनिस्टर साहब के और कार्यालय से, वो काम ना करके अधिकारियों ने, निचले स्तर के अधिकारी ने अपना मैनोपली करके वो जो सीएम अनाउंसमेंट थी और सीएम के अप्रूवल हैं उन कार्यों को छोड़कर दूसरे कार्य पे उनका ध्यान है, अभी वो भी लंबित ही पड़े हैं। तीसरा, एक्सटेंडेड लिमिट का। और जो ये 10105 की जो आपकी जो सीएम अनाउंसमेंट है इसमें रेलवे पार्क का जिक्र है और ये 2015 की है। आज 7 साल हो चुके हैं। आज 7 साल में पार्क में बिल्कुल एक थोड़ा सा मिट्टी का भरा किया गया, 2 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हुए थे और मैं कहता हूं उसकी जांच भी कराई जाए। एक में 1 करोड़ 59 लाख की पेमेंट उसकी, और पार्क आज तक भी एक समालका में कोई पार्क भी नहीं है। तो उसके लिए मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा। एक तो जो 5 करोड़ के जो चीफ मिनिस्टर साहब की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आई हुई है कॉपी मैं आपको भी दे देता हूं। जो सीएम साहब ने अप्रूव किए वो कार्य किए जाएं या निचले स्तर के अधिकारी कार्य करें वो कार्य किए जाएं, ये फैसला आप लोगों ने करना। मैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में सामूहिक काम वो थे जो एमसीज ने कमेटी भंग हुई तो एमसी जो गलियां बनी हुई थी उनको दोबारा एमसी ने अपने लेवल पर पास करके हमने संज्ञान लिया और उनको कैंसिल कर, जो पब्लिक टेस्ट में मेजर वर्क थे उनको सर रिकमेंड करके और चीफ मिनिस्टर साहब को अप्रूवल दी चुकी है। मैं कॉपी आ दूं ताकि उनको काम को शुरू किया जा सके। जो सीएम की अनाउंसमेंट है एक्सटेंड लिमिट की जहां से बात है, एक्सटेंड लिमिट का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन वो लंबित पड़ा पास, उसको भी कई साल की बात हो गई है। एक्सटेंड लिमिट का छोटा कार्य इतना बड़ा, बीडीओ साहब ने मैंने कभी कहा उनको, जब सेशन मैंने कहा क्वेश्चन लगा तो उन्होंने एक मीटिंग रख ली, लेकिन छोटा इतना बड़ा कार्य 7 साल होने एक्सटेंड लिमिट में सारा प्लान हम भी सपोर्ट करते रहे, उनको हर संभव जैसे अधिकारियों को जरूरत पड़ती हम भी आते रहे, मिलते रहे, मीटिंग में जाता रहा, एक को सुचारू रूप से जल्दी करा दिया जाए। और एक छोटा और मेरा सवाल है लास्ट में, ये जो हमारी कॉलोनी है, हमारा क्या होता है जैसे समाल का लिमिट है, अब वो जो वोट है जी वार्ड की जो वोटें हैं वो तो शहर में पड़ती हैं और एरिया गांव में लगता है, तो डेवलपमेंट व कार्य है ना तो डी प्लान वाले वहाँ अलाउ करते और ना डिपार्टमेंट कमेटी अलाउ करती, तो इतना बुरा हाल बचा हुआ। गांव से बुरा हाल शहरों में कहने के लिए शहर में रहते हैं, लेकिन वहां का तो सुविधा बिल्कुल नहीं है, इसलिए एक्सटेंडेड लिमिट हो जाए। अब वो ना तो इधर के ना शहर के ना गांव के, तो कहाँ के डेवलपमेंट कहाँ से लाएं? रोड़ा कर डी प्लान में आते हैं, डी प्लान में भी कितना पैसा, डी प्लान 10-50 लाख रुपए वो उधर जो डाइवर्ट हो जाता है। तो मेरा कहने का आपसे प्रार्थना है, और जो हमारी समालका जी कॉलोनी जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, जो कॉलोनी अप्रूव की आप करें जो नॉन पूरे करती है, उसमें मेरी कॉलोनियां जो फुलफिल करती है फॉर्म, वो मेरी 10-12 कॉलोनियां हैं, वो उनसे मैं आपको दे दूंगा। और दूसरा एक मिनट एक हो रहा थोड़ा सा, और जो हमारे अधूरे कार्य, जो सीएम अनाउंसमेंट के अधूरे कार्य पर बता देना चाहूंगा, रेलवे पार्क का निर्माण, कम्युनिटी सेंटर, मैं लिस्ट दे दूंगा मंत्री जी को, संज्ञान ले मंत्री। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रश्न यक्ष है और प्रश्न है एक्सटेंशन का और सीएम अनाउंसमेंट का। सीएम अनाउंसमेंट जो है ये 2019 में हुई है और इसका नंबर है 24777 और इसके तहत, और जो इंफॉर्मेशन आदरणीय डीसी ने यहाँ पर भेजी वो 27 फरवरी
नहीं 3 जून 2019 को भेजी थी। उसके बाद से सारे काम चल रहे हैं और जो एक्सटेंशन का काम है जैसे ही वो बात होगी वो एक्सटेंड पूरी कर दी जाएगी। जहां विधायक जी का जो डेवलपमेंट का की बात है वो कागज हमें दे दें, वो जितनी भी डेवलपमेंट हो सकेगी उसको एग्जामिन करके उसको डेवलपमेंट पूरा करवाने का हम काम करेंगे। हरविंदर जी, हरविंदर हो गया। नहीं देखिए, नहीं बार बार आप ये दे देना इनको, आप ये इनको दे देना, पत्र दे देना। हरविंदर जी। धन्यवाद स्पीकर सर। स्पीकर सर, इसी से जुड़ा एक बहुत ही रोचक विषय घरोंडा का है। नहीं, घरोंडा का नहीं जी, नहीं स्पीकर सर, ये नहीं सेम विषय है। नहीं विषय से नहीं, ये हम समालका की बात, श्रीमती गीता बुक्कल जी। नहीं पूरा हरियाणा का शुरू हो जाएगा। नहीं सर, स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक उन्होंने आंसर दे दिए। सर, आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब में जो टेबल्ड किया है वो नो सर। और मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि ये जो झज्जर सिटी में हमारी बहुत बुरी हालत है, सारे रोड्स टूटे हुए हैं। झज्जर सिटी से हमारा जो ग्वालिसन है, ग्वालिसन से हमारा मारोद से छूछकवास, मातनहेल, नौगावा, खानपुर से लेकर बहू, अब मेरे पास एक्सीडेंट्स की सूची है। मैं ये भी आपको बताऊंगी, इतनी ज़्यादा वहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। हैवी ट्रक ट्रॉले चलते हैं, ओवरलोडेड ट्रक चलते हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। और उसमें हमारी बहुत सारी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज उस क्षेत्र में आ गई हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षण संस्थान वहाँ पर हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा प्रश्न है कि आप इसको 4 लेन वहाँ से कर दें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। और साथ ही साथ में 4 लेन के साथ साथ अगर आप बाई चांस इसमें 4 लेन नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम वाइडनिंग या स्ट्रेंथनिंग इसकी कर दें। स्ट्रेंथनिंग कर दें कि गड्ढों में जो कहीं कहीं सड़कें नज़र आ रही हैं, थोड़ी सी प्लेन सड़कें हमें नज़र आने लग जाएं। और उसके स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां जैसे ग्वालिसन है जहां पे हैवी ट्रैफिक है, आसपास स्कूल हैं, छूछकवास है जहां पर आसपास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, मातनहेल है जहां पर कॉलेज है, ITI है, तहसील ऑफिस है, और इस तरह से जहां पर आवागमन ज़्यादा है वहां पर काइंडली आप बीच में एक डिवाइडर ज़रूर बना दें ताकि किसी प्रकार से जो हमारा यातायात का आवागमन है वो अच्छे ढंग से हम इसको सुनिश्चित कर सकें और एक्सीडेंट भी कम हो, इंसिडेंट्स भी कम हो। मैं जैसे केवल मात्र एक मेरे पास सभी गाँव की लिस्ट है अध्यक्ष महोदय, जैसे ग्वालिसन रोड है, पूरी से भी बुरी हालत है उसकी, और मैं नाम गिनवा सकती हूँ किन किन के एक्सीडेंट, हमारे कितने नौजवान, हमारे पुलिस के कितने लोग हैं, कितनी डेथ हुई हैं, कितने बच्चों की डेथ हुई है, जिनको की पूरी मेरे पास सभी गाँव की लिस्ट है। एक तो मेरा आपसे अनुरोध है। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसमें ये पार्ट मैंने जैसे इसमें छूछकवास का भी कहा, तो छूछकवास के लिए मेरा प्रश्न जब लगा था तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपने कहा था आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज तो हम इस चीज़ का आपको आश्वासन ज़रूर देंगे और इसको हम जल्दी से जल्दी बनवाने का काम करेंगे। और आपने मुझे ये आश्वासन दिया था कि आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएंगे जो कि 1 महीने के अंदर अंदर कार्य करेगी और इसमें हम टेंडर फ्लो करेंगे। आज तक भी उस पर कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। वही सेम प्रश्न मेरा जो 8 मार्च 2021 को लगातार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिस पर आपने आश्वासन दिया था, वो सेम प्रश्न मेरा 6 अगस्त 2019 को लगा था। मेरा पहला प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न था, उस पर भी माननीय मंत्री जी ने ये जवाब दिया था कि ये आपका जो प्रश्न है मांग जायज़ है, बहुत दिक्कत है, हम इसको कर रहे हैं, हम भूमि जो है उसको एक्वायर करने का काम कर रहे हैं, द वर्क इज अंडर प्रोसेस, और हम 15 महीने के अंदर अंदर इसको बनाने का काम करेंगे। मैं उसी सड़क के विषय में बात करते हुए अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू 4 लेनिंग रोड ऑफ छूछकवास बाईपास फ्रॉम झज्जर तलाव छूछकवास रोड टू छूछकवास मातनहेल बहु करौली रोड। मुख्यमंत्री जी की अनाउंसमेंट 17895 डेटेड 14/12/2016। अध्यक्ष जी 2022 आ गया, पैच वर्क भी नहीं हुआ, और अभी जब मैंने फिर भी लेटेस्ट पूछा कि शायद आज मेरा प्रश्न लगा है, हो सकता है कुछ ना कुछ उस पर कार्रवाई हो रही होगी,
तो मैं आपको दिखाऊंगी, मुझे लिख के आया कि बहन जी थेगड़ी लगन लग रही हैं, तो थेगलियों में ना करें। मेरा डिप्टी सीएम साहब से ये अनुरोध है कि आप मुझे एक तो इस चीज़ का स्पष्टीकरण ज़रूर दे दें कि इतने ज़्यादा मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के आश्वासन भी आज तक वहाँ पर कार्य क्यों नहीं शुरू हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक सवाल में 4 सवाल आ रहा हूँ, आपने पूछे, मैंने आपको टोका नहीं, आप सुन लीजिए। जहाँ लास्ट ईयर महिला दिवस के एश्योरेंस की बात थी, माननीय सदस्य के एक व्यूइंगशिप के अंदर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई जो प्राइस नेगोशिएशन कर रही थी। फार्मर्स ई भूमि के ऊपर 60 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कॉम्पनसेशन मान रहे थे, और जो लास्ट चर्चा उनसे हुई है उन फार्मर्स ने लगभग 40 लाख के आसपास प्रति एक एकड़ एग्री किया है। और जल्द सबकी सहमति आते हैं, क्योंकि अगर हम 70% एक्वायर कर ले, 30% रास्ता ना मिले, तो टोहाना के बाईपास की तरह वो हमेशा पेंडिंग रह जाएगा, और फिर रीनेगोशिएशन में रेट्स हमेशा उस फार्मर के प्रति बढ़ते रहते हैं। और हमारा ये प्रयास है, जैसे हमने चीका बाईपास को 1 स्लॉट के अंदर एक कांस्टेंट रेट के अंदर फार्मर्स को एग्री करा के एक्विजिशन की ओर ले जाने का काम किया ई भूमि के माध्यम से, वैसे ही छूछकवास का भी हम जल्द पूरा प्रोसेस, जब 100% फार्मर्स की कंसेंट आ जाएगी, नहीं तो हमें लैंड कंसोलिडेशन की ओर जाकर अगर 70% से ऊपर फार्मर कंसेंट देंगे तो कदम उठाने पड़ेंगे, जो कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती। दूसरी ओर पर जहां इनने बात करी छूछकवास से झज्जर तक की सड़क, वो ऑलरेडी इस साल के बजट के अंदर जो हमने 50% बजट का हिस्सा पीडब्ल्यूडी का डाइवर्ट किया है रिपेयर मेंटेनेंस का, इस सड़क का डीएलपी जो है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, वो अक्टूबर 2022 तक का है। अगर हमें आपकी जैसी थेपड़ी वाली बात है, ऐसी कोई कंडीशन है, तो हम अप्रैल मई के महीने के अंदर भी उसको दोबारा रीस्ट्रेंथनिंग और रीकारपेटिंग की ओर लेकर जाएंगे। जहां तक छूछकवास से बहु तक की बात है, मैंने लास्ट ईयर आपके सवाल के जवाब के बाद एक कमेटी बनाई थी, ट्रैफिक सेंसस उठाया था, और वहां पर क्योंकि आपके 2 थर्मल्स आने की वजह से और बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां आने की वजह से, जिसका एक और नया प्लांट हमने पिछली HEPB के अंदर अप्रूव किया है, वंडर सीमेंट का, जो एक नया प्लांट वहां पर और स्थापित करेगी। हैवी लोड वहां पर बढ़ रहा है। 134 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया है, आज नहीं दिया, 3 महीने पहले दे दिया। टेंडर प्रोसेस में है, और जैसे ही फाइनलाइज होगा, जो आपने 11 महीने का समय बोला, उस 11 महीने के अंदर उस पूरे सड़क को केवल मात्र हम स्ट्रेंथन नहीं कर रहे, जैसे आपने मांग करी, हैबिटेटेड एरिया में जहाँ कॉलेजेस है, ITIs है, गांव हैं, वहाँ पर उसको 4 लेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर जगह राइट ऑफ वे नहीं है, मगर 10 मीटर की फिजिबिलिटी वहाँ अप्रूव होकर आई है। पूरे उस पैच को 7 मीटर से एक्सपैंड कर 10 मीटर्स की विड्थ तक हम ले जाने का काम करें। और जैसे आपने आग्रह किया है कि बीच में डिवाइडर हो, प्राथमिक तौर पर डिवाइडर ही नहीं, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी लगाकर गांव के अंदर रात को भी चानना दें, ये व्यवस्था बनाने का काम करें। महोदय, माननीय, नहीं सर, वो तो गया सर, 2016 से हो रहा है। नहीं, चलो अभी तो अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती हूँ, जो आपने 134 करोड़ रुपीस का अप्रूव द इंटरनल रोड्स ऑफ द सिटी के सारे एस्टिमेट्स पेंडिंग हैं, तो सबका साथ सबका विकास में झज्जर अछूता रह रहा है। तो मुझे काइंडली बता दें ये कौन से रोड के लिए, और जो आपने कमेटी कही थी उसमें कहा था मुझे भी मेंबर बनाएंगे, आज तक मुझे कभी उसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि 134 करोड़ जो आपने कहा है, और जो 4 लाइन विद वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रीट लाइट जो कहा है, उसकी टाइम बाउंड मैनर आप मुझे बता दें, ताकि हम समस्या से इसका समाधान हो जाए। झज्जर से छूछकवास जो पैच है, उसकी अक्टूबर 2022 तक DLP है, मैंने सदस्य को अभी बताया है, उसको अलग से टेकअप किया जाएगा। ये जो पोर्शन टेकअप किया जाएगा, ये छूछकवास से लेके और बहु तक का पैच है, जिसकी 134 करोड़ की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी गई है। जैसे ही टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होगा, 11 महीने के अंदर उस कार्य को भी पूरी तौर पर अब काम। दीपक मंगला जी। 1653। नो सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, हमारा जो पलवल का क्षेत्र है, वहाँ कोई उद्योग नहीं है,
और आज पलवल की, चाहे वो KGP है, चाहे वो KMP है, चाहे वो दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे है, चाहे वो पलवल से लेकर के सोनीपत तक का रेल कॉरिडोर है, आज पलवल का क्षेत्र ऐसा हो गया है जहां सारे देश भर से कनेक्टिविटी है। और उस कनेक्टिविटी से अब तो जेवर एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी हमारे पलवल क्षेत्र से हो रही है और हमारे इस क्षेत्र के अंदर जगह भी काफ़ी उपलब्ध है। अगर यहाँ पर कोई औद्योगिक इकाई IMT अगर यहाँ पर आती है तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ मेरा एक और भी कहना है कि जो हमारा पलवल का क्षेत्र है, यहाँ पर विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है और विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट जो यूनिवर्सिटी है, उद्योगों से सीधा सीधा बहुत उस यूनिवर्सिटी का संबंध रहता है। देश की पहली यूनिवर्सिटी है। अगर हमारे पलवल के क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयाँ होंगी तो निश्चित तौर पर हमारी उस विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत आसानी रहेगी। और आज पलवल का जो हमारा क्षेत्र है, चाहे वो सड़क मार्ग है, चाहे वो रेल मार्ग है, चाहे वो हवाई मार्ग है, सारे मार्गों से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से हमारे क्षेत्र में हुई है। इसलिए मेरा माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा कि अगर वहाँ एक बार ठीक से सर्वे करा करके पलवल के क्षेत्र में IMT लगाने का अगर विचार यहाँ हो तो निश्चित तौर पर पलवल के क्षेत्र को बहुत फायदा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात बिल्कुल जायज़ है कि आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट आने के बाद उस पूरे इलाके को एकदम हम बड़े लेवल पर विकसित होते हुए देखेंगे। और जो हरियाणा सरकार का एक विजन है कि 5 नए शहर KMP के ऊपर बसाए जाएं, उसके अंदर एक शहर आपके इस एरिया के अंदर भी प्रस्तावित है। आज के दिन गवर्नमेंट की वहाँ पर कोई भी लैंड अवेलेबल नहीं है जिसको IMT के तौर पर विकसित किया जाए। पहले भी ये सवाल इस सदन में आया हुआ है। माननीय सदस्य को उस समय भी मैंने आग्रह किया था कि अगर बड़ा लैंड चंक कहीं भी किसी ग्राम पंचायत या उसके अंदर कोई ग्रामवासी भी मिलकर सरकार के साथ ई भूमि के ऊपर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर डेवलप करने के लिए देना चाहते हैं तो हम उसको लैंड पूलिंग पॉलिसी जो सरकार बना रही है उसके माध्यम से जरूर टेकअप करेंगे। नहीं तो प्रदेश सरकार ने अब एक नई योजना पद्मा के नाम से बनाई है जिसमें MSME बड़े लेवल पर विकसित हो। स्टेट की तरफ से भी उसके अंदर शेयर दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। अगर प्राइवेट लोग भी मिलकर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस लाना चाहते हैं तो जरूर प्रदेश सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी कि वो वहाँ पर डेवलपमेंट करे। सड़कों का और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की बात है, वो प्रदेश सरकार निरंतर करती आई है और आने वाले समय में भी करती रहेगी। नयनपाल रावत जी। नयनपाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पृथला का भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पलवल में लगता है और 2008 में 1750 एकड़ ज़मीन जो ना HSIDC ने ली थी, लेकिन उसका एरिया पूरा फिलअप हो चुका है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ज़मीन का इंतजाम हम करके देंगे ताकि फैक्ट्रीज़ को, उद्योगपतियों को और उद्योगों को जो है बढ़ावा मिल सके और उनको सहूलियत मिल सके। तो इसलिए इस पर गौर करा जाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। माननीय सदस्य की बात बिल्कुल जायज़ है। पृथला ही नहीं, फरीदाबाद का हो, हमारे पलवल का हो, अथीन का हो, जितने हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज थे आज वो अपनी पूरी मैक्सिमम एक्सटेंशन तक बढ़ चुके हैं और लैंड की आज ज़रूर आवश्यकता है क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर प्रोविजन इतने आ चुके। तो प्रदेश सरकार ने ई भूमि पोर्टल बनाया था और प्रदेश के अंदर आज के दिन 100 से ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने ई भूमि के माध्यम से अप्रूव करे हैं। मैं तो चाहता हूं कि माननीय सदस्य अगर इसके अंदर अपनी सहमति, और एक नहीं मेरे ख्याल से यहाँ मंत्री जी, पूर्व मंत्री भी नैयर साहब भी कह रहे हैं, अगर ये सारे मिलकर उस एरिया के अंदर बड़ा लैंड चंक अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी के माध्यम से HSIDC को उपलब्ध कराकर देने का काम करें तो वील बी मोर देन हैप्पी टू टेक इट अप एज इंडस्ट्री। हो गया। यमुना के निकट टच है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उद्योग लगाने के लिए उसको देने के लिए तैयार। चलिए 400 एकड़ जमीन आप बैठ जाइए। ये डिस्कशन 1783 आफ्ताब अहमद जी। 1783 सर बता दीजिए उनको, बाद में मंत्री जी को बता दीजिए।
श्रीमान जी, पिछले 3 वर्षों के दौरान अवैध खनन की कार्रवाई का विवरण निम्न प्रकार है। पकड़े गए वाहनों का ब्यौरा 3 साल का है, छोड़े वाहनों का भी है, जुर्माना राशि कितने रुपए, FIR की संख्या भी है, जिलावार विवरण के अनुरूप वो लगाई गई है। सारा विवरण इसमें दिया हुआ है कि 7,727 वाहनों को पकड़ा, छोड़ गए 5,377 वाहन और FIR 1,727। सर, मेरा जो सवाल था वो स्पेसिफिक था। मैंने ये पूछा था कि बताएंगे कि पिछले 3 वर्षों के दौरान उन मामलों का जिलेवार संख्या कितनी है जिनमें अवैध खनन के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्रवाई। इसमें तो इन्होंने ओवरलोडिंग का दिया है सर, ट्रकों के वाहनों का दिया है, और एक भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी नहीं कि इलीगल माइनिंग की मांगी थी मैंने किसी चीज के लिए। ये लिखा क्या है? 3 वर्षों के दौरान अवैध खनन पर की गई कार्रवाई का विवरण। उसमें पकड़े तो गए वाहन है, पकड़े गए वाहन है सर। उसमें इन्होंने एक भी ऐसा इलाके का या एक भी इन्होंने कोई विवरण नहीं दिया कि कौन सी जगह लिखा हुआ है। ये सर क्या है? ये तो जिला वाइज लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सर? जवाब देखिए आप। नहीं, जिला वाइज लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? ये देखो ना, पकड़े गए वाहन, पकड़े गए वाहन। पानीपत करनाल पकड़े गए वाहन 67, छोड़े गए वाहन 44। पकड़े गए वाहन से थोड़ी FIR हो रहा है। मैंने पूछा है मैंने पूछा सर, इलीगल माइनिंग कहाँ हो रही है? इलीगल माइनिंग का तो इन्होंने विवरण नहीं दिया। FIR इलीगल माइनिंग की हुई है। ये FIR तो गाड़ियों के ऊपर दर्ज है। नहीं, FIR तभी हुई है कि इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो गई। सर, ये स्पेसिफिक सवाल के जवाब ही नहीं देते। चलिए सर, ऐसा नहीं है सर, मेरे सवाल का जवाब ये है। नहीं, हरियाणा राज्य में संगठित अवैध खनन की कोई मामला नहीं पाया गया। हालांकि खनिजों की चोरी छुटपुट घटनाओं संज्ञान में आती हैं जिन कानून के अनुसार निपटाया जा रहा है। इस तरह की घटनाओं के सहित पड़ोसी राज्यों में बिना वैध सहायक दस्तावेज के अर्थवैध बिल तोल पर्ची के बिना खनिजों के परिवहन के मामले में खान और खनिज विकास और विनियमता के अधिनियम 1957 धारा 21(5) के प्रावधान के लिए उसे जुर्माना लगाकर निपटाया जाता है। हरियाणा सरकार के अवैध खनन के 0 टॉलरेंस की नीति चुनी है। इस संबंधित जिले में अवैध खनन के किसी घटना पर नजर रखने और रोकने के संबंध न्याय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्टॉक फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें जिले के पुलिस अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यबलों के लिए मुख्य सचिव अध्यक्षता की राज्य स्तरीय स्टॉक फोर्स द्वारा की जाती है। राज्य द्वारा 2 विशेष टीमों की गठित की गई हैं और जो खनन अधिकारियों में जो 7 कार्यरत हैं, इसके तहत अवैध खनन में लिप्त जाने वाले खिलाफ FIR दर्ज भी की जा रही है। पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य में अवैध खनन के कुल मामले सरकार द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है। और मैंने साथ ही कह रहे थे, अवैध खनन क्या करते हैं, उन पर हम मुकदमा दर्ज करते हैं, टीम है गठित है, FIR दर्ज करते हैं और जुर्माना उनसे करोड़ों रुपए हमने जुर्माना वसूल किया है। और जिन वाहन छोड़ा है वो हमारे पास है। टोटल हमारे पास 7,700 पकड़े वाहन हैं और छोड़े गए 5,377 हैं और जुर्माना 133 करोड़ 83 लाख 22,916 हैं और 1,727 FIR दर्ज हैं। सर, मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से सवाल है कि ये ओवरलोडिंग जो है ये बिल्कुल ही अलग इशू है। ओवरलोडिंग जो है वो उस पे मतलब FIR दर्ज होना अलग है। हमने कहाँ लिखा हुआ है? मेरे को बताने तो दो आप सर। वही लिखा हुआ है, मेरे को बताने दो सर। सर ऐसे थोड़ी है, जो अगर निकाल के देखो ये डिटेल जो है ये ओवरलोडिंग का है सर। ऐसे आप किसी चीज को ये कहना किसी चीज के लिए, ये देखिए एक मिनट, अगर किसी चीज के लिए सर मेरे यहाँ तो एक मिनट हुड्डा साहब प्लीज। मेरा कहना ये है कि अगर ये अवैध खनन लिखा हुआ है ना इसके अंदर, ओवरलोडिंग कहाँ लिखा हुआ है?
नहीं अवैध है चलान, आपको क्या अवैध खनन के लिखे चलान नहीं? अगर हमारे यहाँ स्पीकर साहब, ये सवाल इनका है, जवाब इनको देने दो। आप क्यों जवाब देने लगे? नहीं, मैं ये दे रहा हूँ कि ये गलत गलत आप तो इनको मौका दो, जवाब दे दिया, मौका दो। अगर ये गलत सवाल पूछने दे कहते भाई गलत बड़ी गलत रहे ये, तो जवाब आप क्यों दे रहे हो? इनको देने दो। उन्होंने तो दे दिया, उन्होंने दे दिया। इनको ये तो बताने दो ये ओवरलोडिंग का है या इलीगल माइनिंग का है। अगर जो पढ़े लिखे भी अनपढ़ हो जाएंगे तो क्या करेंगे? जो विधायक साथी कह रहे हैं ये ओवरलोडिंग का नहीं, इसमें वो लोग हैं जो बिना बिल के ईरवना चोरी करके पत्थर लाते हैं और उनको एनजीटी के तहत बंद कर दिया जाता है। उन पे एफआईआर दर्ज उन पे होती है। उनके पास वाहनों के 3 लाख 4 लाख रुपए, जो 25 साल थे उसमें 3-4 लाख, उससे कम है 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए। ये वो है जो अवैध करके चोरी करके निकलते हैं, उनको ओवरलोडिंग इसमें वो नहीं है, जिन पे ई रवाना नहीं है, बिल नहीं है। सर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे जिले में कोई माइनिंग नहीं होती और मेरे जिले में जब ये जिलावार देखा जाए तो ये चालान है ना, ये सबसे ज्यादा है। यमुनानगर में और भिवानी में जहां वो होती है उससे मुकाबले में, मतलब तो जब ये नहीं होती तो इलीगल माइनिंग के तो है ही नहीं सर। ये तो जो सरासर ओवरलोडिंग का इन्होंने करके और जो व्हीकल पकड़े उनका सारा चालान करके, और एक एक चालान जो है 10-10 लाख के होते हैं। मंत्री जी आप तो खुद स्वयं चेकिंग पे भी गए हैं। मेरा तो आपसे ये है कि हमारे यहाँ जो है ना यही धंधा है और उस चीज को किसी चीज को उस चीज को जो है चोरी है खनन जो है हमारे यहाँ नहीं होता किसी चीज के लिए। जहाँ चोरी है विधायक जी को साथ लगे मेवात में, अगर मेवात में चोरी है नहीं हम तो सर मेवात में जहाँ चोरी है साथ लेके चलेंगे विधायक जी को। सर हो गया नहीं सर किसी चीज। श्रीमती किरण चौधरी जी 1487 सर। नहीं श्रीमान जी, राज्य में यूरिया की कोई भारी कमी नहीं है। वर्तमान रबी मौसम के दौरान 9 मार्च तक किसानों को 10.80 लाख मीट्रिक टन यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराया जा चुका है, जो कि पिछले वर्ष की खपत 10.51 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। इसके अतिरिक्त 9 मार्च तक की स्थिति अनुसार राज्य में 1.38 लाख मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक भी हमारे पास है। रबी 2021-22 के लिए कुल 11 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता का अनुमान था। यह भी सूचित किया जाता है कि पूरे राज्य में उर्वरकों की आपूर्ति की लगातार निगरानी मुख्यालय तथा जिला स्तर पर की जा रही है। अध्यक्ष जी, ये मंत्री जी जो है सबसे ज्यादा भ्रमित करते हैं विधानसभा को और असेंबली को। सच्चाई है इसमें, सारे अखबार चीख चीख के कह रहे हैं यूरिया की, डीएपी की किल्लत सारी जगह, एक जगह नहीं पूरे ऑल अक्रॉस हरियाणा इतना बुरा हाल। और मंत्री जी जो है आंख मूंद कर सारी जगह जाएंगे, बड़ी बड़ी भाषण देंगे, कहेंगे कोई किल्लत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। अध्यक्ष जी, मंत्री जी को खुद के इलाके के अंदर बहल में वहां पर औरतों सुबह 2 बजे से लाइनें लगानी शुरू करी थी और 2 बजे से लाइन लग के पूरे रात के शाम के 8 बजे तक बैठी, तब भी वहां पे इनको पूरा का पूरा वो खाद के कट्टे नहीं मिले। ये हालात हो गए। और जो अगर समय के ऊपर अगर नहीं मिले यूरिया खाद तो फिर किस तरह से जो है वो बिजाई के अंदर कितना उनको नुकसान हुआ है, अब आने वाली फसल भी कितना उसके ऊपर नुकसान उसके पाएगी। अध्यक्ष जी, मैं 2 सप्लीमेंट्री पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी से कि आप जो बात कहते हैं वो तो सरेआम जो है बिल्कुल, मैं अब झूठ शब्द तो मेरे को कहना नहीं चाहिए, पता नहीं विधानसभा में इज इट पार्लियामेंट्री और नॉट, पर पूरा भ्रमित है, पूरी तरह से जलेबी मारते हैं और पूरी तरह से ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये हालात इनके। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि आप जो है यूनियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि जितना भी फर्टिलाइजर का स्टॉक है जो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है और जो दूसरी जगह उससे सरकार की तरफ से वितरित हो रहा है, उस एडवाइजरी के जरिए कि ये इसका पूरा का पूरा डैशबोर्ड हर जिले के अंदर और हर स्टेट लेवल पे लगना चाहिए था, ताकि सबको मालूम होता कि कितनी उपलब्धि हमारे पास है। वो इन्होंने लगाया क्या? एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये है अध्यक्ष जी कि ये जो सारी इतनी जबरदस्त जो किल्लत हुई है, इसमें काला बाजारी हुई है, ये सब जानते हैं। पहली बात तो ये है कि पूरी इनकी व्यवस्था जो है वो इन्होंने रखी नहीं।
ये जो है इस तरह से जलेबियां बनाते हैं, बहुत ऐसे सपने जरूर दिखाते हैं, पर सच्चाई ये है कि अगर ये केंद्र से सही समय पर इनका पूरा आंकलन करते और आंकलन के मुताबिक पूरा का पूरा खाद जो है जितनी जरूरत थी बिजाई के समय में वो अगर आ जाता तो ये हालात नहीं होने थे। लेकिन वो तो करना नहीं है क्योंकि इन्होंने भ्रमित करने वाली बातें करनी है, जुमले डालने हैं। तो अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ, दूसरा सवाल ये है कि आप जो है इसमें जो प्लाईवुड की जो फैक्ट्रीज हैं और जो है दूध के अंदर जो है ये यूरिया डाइवर्ट करा गया, सारे अखबारों ने लिखा, कितने लोगों के ऊपर जो है इन्होंने एक्शन लिया और कितने लोगों का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड करा गया। अध्यक्ष जी, ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। और फिर ये तो मेरा पहला सप्लीमेंट्री, अभी दूसरा और नहीं, 2 हो गए अध्यक्ष। 2 हो गए जी। आपने अभी तो गिन रहे थे आप। पहले था बोर्ड वाला, आपने पूछा बोर्ड वाला, दूसरा पूछा ये वो तो पार्ट है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो ये बात करते हैं कि यूरिया की जरूरत नहीं है, वो बात ये बार-बार ये बात करते हैं यूरिया की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये क्या हैंड होल्डिंग करवा रहे हैं फार्मर्स को, क्या है उसका सारा का सारा सिलसिला, बताइए। अभी अखबारों को छोड़, सारे अखबार देखो जी, अखबारों को सारे झूठे, सारे अखबार झूठे, सारा झूठे। यहाँ पे मंत्री जो है बैठ के कहते हैं, झूठ को सफेद कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर कुछ सदस्य ऐसे हैं जो ट्विटर से और अखबारों से राजनीति करते हैं, धरातल पर उनको ज्ञान है नहीं, फील्ड में वो कभी जाते नहीं, किसानों से मिलते नहीं, कोई जवाब और हमेशा आपने ये जवाब देना है तो मेरा और उनकी पार्टी इलाके के अंदर घुसने नहीं देते हैं। लोग कहते हैं इनको जूते दिखाते हैं, क्या बात कर रही है। और कमाल की बात है, गलत बात नहीं। देखिए बिल्कुल नहीं, ये बात किसी का नाम नहीं लेना, ये जो जूते वाला शब्द आपने कहा है कोई अपने आप बिल्कुल गलत। मैं जूते वापस लेती हूँ, किसी का नाम नहीं लिया, इनको इलाके में किसी का नाम नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए गोभी जी। आप बहुत शरीफ आदमी, ये जो है अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने तो दे, मैं बता रही हूँ, ये सबसे ज्यादा भ्रमित आपको करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, सारी जो स्कीमें लेकर जाते हैं सारी जीरो है और ये आपको इसका नुकसान होगा आने वाले समय में। ये जो जहाँ पे जो बैठ जाते हैं, जहाँ ये कार्रवाई करते हैं वो खत्म करके उठते हैं। किरण जी एक मिनट, मंत्री जी एक मिनट। किरण जी प्लीज, आपने बोल लिया, अब जवाब ही नहीं सुन रहे, जवाब सुन लो। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसे सदस्यों से प्रार्थना है कि वो धरातल पर रहें, किसानों के पास जाएं, सरसों की गेहूं की लहलहाती फसलें देखें, उनका उत्पादन देखें, किसानों के चेहरे पे खुशी देखें और फिर उनको पता लगेगा। और जनता का मूड देखें, जनता ने जो परिणाम दिखाए हैं, जो एक पार्टी को जो धरातल पे समाप्त कर दी है, वो रिजल्ट से कुछ शिक्षा ले लें। तो और मैं आपको यूरिया की बात, अब मैं आंकड़ों की बात बताते हैं। हमारे आंकड़ों को झूठा साबित कर रहे। पिछले 5 साल का औसत आंकड़ा 10,22,903 मीट्रिक टन यूरिया बिकती रही है। इस साल पिछले 5 साल की औसत है और इस साल हमने 10,83,000 बेची है। उससे 60,000 मीट्रिक टन 12-15 लाख बोरी ज्यादा दी है और उससे फसल भी ज्यादा हुई है। और इन्होंने पूरी कोशिश की, कुछ लोगों ने, कि लाइन में लगवाएं, वीडियो डलवाएं। इनके पास जो सदस्य थे तो लाइन में लगे रह गए, वोट के टाइम तो इनकी एक सीट नहीं आई। इन्होंने कोशिश पूरी की है, तरह तरह के षड्यंत्र करने की कोशिश की है, लेकिन हरियाणा के अंदर खाद की कोई कमी हमने नहीं होने दी, यूरिया की कमी नहीं होने दी, DAP की कमी होने दी। और ऐतिहासिक उत्पादन है, फसल ऐतिहासिक है, हरियाणा का किसान खुद है और हमारी नीतियों से, हमारी किसान हितैषी नीतियों से किसान खुश है। मैं तो एक ही चीज प्रार्थना करता हूं कि जनता की दबज को पकड़ो, आवाज को समझो, नीचे आओ, फील्ड में जाओ, किसानों के पास जाओ और पता लगेगा कि किसान के खेत में, किसान के घर में आज भी खाद उपलब्ध है। जवाब नहीं दिया, एक मिनट अध्यक्ष जी, जवाब नहीं दिया। बिल्कुल बैठ जाइए नहीं अध्यक्ष जी, जवाब तो बिल्कुल दिया नहीं, खाली ये कह रहे हैं लहलहाती फसलें देखें। इनको मंत्री जी को मालूम नहीं है ओलावृष्टि हो रही थी, ये तो घुमाई फिराई पे कर रहे थे। इनके इलाके में मैं ही गई थी उनका आंसू पहुंचने के लिए किसान भाइयों का।
तो ये अध्यक्ष जी आप इनको बोलिए, जवाब दीजिए। इसका कोई बहस का कोई जवाब दीजिए। ये बहस का विषय नहीं है। बहस नहीं कर रही। नहीं तो मैं बहस नहीं कर रही अध्यक्ष जी, जवाब तो दें। जवाब ही नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने अध्यक्ष महोदय, जब मैं सरकारी रिकॉर्ड के आंकड़े रखता हूँ तो माननीय इसमें से करती है कि तुम जलेबी बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हमारे सरकार के आंकड़े उसको गलत साबित कर रहे हैं। अखबार से, ट्विटर से, लाइनों से फोटो उतरा करके मैं कहता हूँ कि या तो सरकारी आंकड़ों पर भरोसा करो या किसान की आवाज पर भरोसा करो। आप बाहर बैठे बैठे बम्बई से राजनीति करते हैं, आपको ये लोग मानने वाले नहीं है। आप जवाब दिलवाइए, हमारे को जवाब दिलवा दीजिए। आप जवाब दिलवा दीजिए। एक मिनट पहले जिनका हाँ लगा कि वो शब्द मिटवा देने चाहिए जो कोई बात कोई लिखा हुआ ना वो मिटवा दो। अच्छा नहीं लगता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, ना इसको कोई मिटवा सकता है ना कोई मिटा सकता है। जवाब तो देते नहीं है। तो उनको जलेबी बनाने की बात करना, गुमराह करने की बात कैसे की? सरकारी साफ रख रहा हूँ, सरकारी आंकड़ों का गलत कहीं टुटला रहे। आंकड़े दिए हैं, ये आंकड़े सही है। उनको कहते हैं कि गुमराह करते हैं, उनको कहते हैं कि झूठ बोलते हैं। कैसे? गोगी जी बैठ जाओ। जवाब चाहिए। जवाब दे दिया उन्होंने, जवाब दे दिया। उधर की बात कर रहे हैं। भरोसा करो या किसान के खेत में जाके देखो, ट्विटर और अखबारों से राजनीति नहीं चल रही। जवाब दे तो दिया उन्होंने। अध्यक्ष जी कहा मैंने ये पूछा था। तो फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।